भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीधा संवाद। आरबीएस लाइव इंडिया पर हम हमेशा ग्वालियर की उन शख्सियतों से और देश की उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में खासा मुकाम हासिल किया हुआ है, जिनकी सफलता लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। आज भी मेरे साथ में एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने ग्वालियर का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर अपने परिवार, अपने समाज और पूरे देश के अंदर अपना एक परचम लहराया है। अपनी प्रतिभा का परिचय इन्होंने दिया है और बॉलीवुड के अंदर अपनी एक अमिट छाप इन्होंने छोड़ी है। ये है ग्वालियर के आरुष जी, जो कि कई बड़ी फिल्मों और विज्ञापनों में काम कर चुके हैं, कई एल्बम में काम कर चुके हैं, कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में है। सबसे पहले तो आरुष जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक आपसे रूबरू इस कार्यक्रम के माध्यम से होंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत ये करना चाह रहे हैं कि ग्वालियर जो है, जो कला की नगरी के रूप में विख्यात तो है, लेकिन अगर हम बॉलीवुड में देखें तो उतने बड़े नाम ग्वालियर से नहीं देख पाते हम। हालांकि कुछ महीनों, कुछ सालों पहले से हम देख रहे हैं कि कार्तिक आर्यन और भी हर्षवर्धन सिंह, बहुत सारे लोग हैं जो कि गए हैं और उन्होंने वहां सफलता हासिल की है। लेकिन जितना बड़ा नाम इस शहर का है, तानसेन की नगरी इसको कहा जाता है, संगीत सम्राट की नगरी कहा जाता है, उसके हिसाब से जो बॉलीवुड में स्थान है वो हमें लगता है कि अभी बहुत कम है। जितने लोग गए हैं, पहचान बनाई है, चाहे वीर ब्रदर भी हैं उनमें, वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा पहचान जो शहर का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि बंबई यहाँ से बहुत दूर है, या फिर यहाँ के लोगों में भी झिझक है वहां जाने के लिए, या फिर पेरेंट्स का सहयोग नहीं रहता है? अभी ग्वालियर का वातावरण जो है वो मेट्रो सिटी जैसा नहीं है। इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? मैं इस चीज़ को थोड़ा डिनाई करूंगा कि ग्वालियर के टैलेंट्स मुंबई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 या 5 साल मुंबई में दिया हुआ है। सो क्या है, कमर्शियल सिनेमा में आना वो एक अलग चीज़ है और मुंबई में जाके काम करना वो एक अलग चीज़ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कमर्शियल सिनेमा थोड़ा टफ है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ पाते, लाइक कार्तिक आर्यन। तो इतने टाइम स्ट्रगल करने के बाद आज उनको वो मुकाम मिला है कि लोग उनको देख रहे हैं एक सुपरस्टार के साथ। बट उससे पहले भी वो काम कर रहे थे। प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2 का, उनकी जो और भी जो मूवीज़ आई हैं ना, आकाशवाणी जो उनकी मूवी आई है, बट उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाया। तो सिनेमा ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ ग्वालियर से। पीयूष मिश्रा जी हैं। पीयूष मिश्रा जी का अगर अब दौर देखा जाए, लोग पहले नहीं जानते थे। पीयूष मिश्रा जी उठे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद। तो ये प्रोजेक्ट डिसाइड करता है बेसिकली। वो कहते हैं ना, एक दिन आपका कौन सा है मुंबई में, वो एक दिन आपको बनाता है। आपकी किस्मत, डेस्टिनी बिल्कुल 100% आपका फेवर करती है मुंबई में। ऐसे मैं हूँ तो मैंने भी बहुत काम कर दिया, लेकिन अभी उस लेवल का रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है। वो तब आता है कि जब आप एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है कि डायरेक्टर आपको कैसा दिखाना चाह रहे हैं, आप किस टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपकी बात करूँ KGF के जो हीरो हैं हमारे रॉकी, उन्होंने बहुत ही कम मूवीज़ की है, इतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिला। लेकिन KGF उन्होंने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, आज अगर उनका स्ट्रगल देखा जाए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज वो एक सुपरस्टार के बराबर बैठे हुए हैं। आज जो वैल्यू रजनीकांत की होती है, रमेश बाबू जी की होती है, उनको वही वैल्यू दी जा रही है। तो बेसिकली क्या है, मुंबई में एक प्रोजेक्ट डिसाइड करता है कि आप किस लेवल पर जाते हैं। वो प्रोजेक्ट आपको आज मिल सकता है, कल मिल सकता है। आपने कहा कि मुंबई का में प्रोजेक्ट डिसाइड करता है, लेकिन आजकल तो मुंबई या बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, उससे ज्यादा जो आपने जैसे KGF का जिक्र किया, तो आजकल तो कि जो साउथ का सिनेमा है वो डिसाइड कर रहा है। जो हमारा इंडियन सिनेमा है उसको कहीं ना कहीं साउथ का सिनेमा आज की तारीख में हम कहें तो जो सबसे ज्यादा जो फेमस हो रहा है, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चाएं हो रही है, सबसे ज्यादा फिल्में जो हिट हो रही है वो वहां की हो रही है। और कुछ कलाकारों ने वहां के, अभी बॉलीवुड की ऊपर कुछ टिप्पणियां चालू कर दी, तो बॉलीवुड के भी कुछ कलाकारों ने साउथ के ऊपर कुछ टिप्पणियां चालू की। आपको क्या लगता है, जैसे KGF के रॉकी भाई का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा था कि साउथ और बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भारत के हैं और सब भारत की फिल्में हैं, ठीक है? तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में वाकई में जो नया टैलेंट है, जो आरोप अभी बॉलीवुड पे बहुत लंबे समय से लग रहे हैं कि बॉलीवुड में नए टैलेंट को दबा दिया जाता है, कुछ चुनिंदा घर, कुछ चुनिंदा परिवार हैं जो कि वहां पर पूरे तरह से उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और नए कलाकारों के लिए अवसर बहुत ना के बराबर है। अगर कुछ पहुंच रहे हैं तो वो बहुत ही अद्भुत टैलेंट के बल पर, या फिर उनके गॉड गिफ्टेड मान लो, समझ लीजिए वो ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिला है।
इस पे आपका क्या कहना है? सर मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करूँगा कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। मैं एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। आप कितना भी और नेपोटिज्म फैला लीजिए, आपको आना तो टीवी पे ही है। अगर आज ऐसी बात होगी तो आज अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होता, उनकी बहुत बड़ी बहुत अच्छे आर्टिस्ट में, मतलब ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट नो डाउट, लेकिन आज जो वैल्यू शाहरुख खान की है, सलमान खान का जो ऑरा है, अभिषेक बच्चन का भी वैसे ही होना चाहिए था। क्या नहीं था उनके पास? वर्ल्ड फेमस डैड, वर्ल्ड फेमस वाइफ जो कांस पे चलती है, सब कुछ होने के बाद भी आज ही इज नॉट इनटू मूवीज, इतनी कंपैरेटिवली मूवीज नहीं कर रहे, तो ये बात बहुत गलत है कि क्योंकि अल्टीमेटली मैं आना आपको स्क्रीन पे है, ये हम जनता डिसाइड करती है कि कौन सी मूवी चलेगी और कौन सी मूवी नहीं चलेगी। उनका इतना तक वहां से उनका जो काम है वो है कि एक्टर को केवल स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन के बाद तो जनता डिसाइड करेगी ना कि वो मूवी चलनी है कि नहीं चलनी। आज आप बिल्कुल KGF 2 आज चली तो वो प्रोड्यूसर ने नहीं चलाई है, वो जनता लोगों ने चलाई है, लोगों को पसंद आ रही है उनकी एक्टिंग। रॉकी के पीछे कौन सा वो था, उनके पीछे कौन सा बैकअप था, वो कौन सा सुपरस्टार है? वही हम देखें अल्लू अर्जुन है हमारे और NTR है, ये चिरंजीवी की जो बेटे हैं इनकी तो पूरी फैमिली सुपरस्टार है। लेकिन आप बताओ KGF 2 जो मूवी आई है, रॉकी जो उसमें आया है, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड था? उनका कोई जैक नहीं था, इज अ नॉर्मल गाय। तो ये दो उठाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि परिवार आपको एक फिल्म दिला सकता है, लेकिन आपको हिट करने की जिम्मेदारी और आपको पसंद नापसंद करने की जिम्मेदारी जनता की है। मैं आपको एक चीज छोटी सी चीज बताता हूँ, आज की डेट में जो मूवी है ये बिजनेस है। मूवी एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से कोई देखता नहीं है। आज जो मूवीज में है, जो मूवी बनती है, आप बताइए 700-800 करोड़ की मूवी बन रही है, तो एक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टर के ऊपर, आप समझ रहे हैं? 700-800 करोड़ रुपए किसी एक इंसान के ऊपर खर्च कर देना, तो उस चीज के लिए कितनी मॉनिटरिंग चलती होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 700-800 करोड़ रुपए की मूवी बन रही हो, आपने किसी को भी उठा के दे दिया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या ये बंदा इसको निभा पाएगा? क्या लोग इस पे बिलीव करेंगे? हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, मैं एक कॉमन इंसान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप एक 10 रुपए लगाएंगे तो आप चाहोगे कि यार मेरे को 15 रुपए का उसका रिटर्न मिले, है ना? एक नहीं दूसरे प्रोजेक्ट में, तो ये सीधी सी बात है। कमर्शियल रूप से आप जो बात बता रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक टेक्निकल रूप से अगर हम देखें कि फिल्म बनाने के लिए एक सॉलिड कहानी की जरूरत पड़ती है। बॉलीवुड में कहानियों का बहुत अभाव है। साउथ की फिल्मों की रीमेक पे रीमेक बनाए जा रहे हैं, डबल 2, डबल 3 और भी बहुत सारी सिंघम 2, सिंघम 3 सब साउथ से ली हुई पिक्चरें हैं। आज बॉलीवुड में हम देखेंगे बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं साउथ की मूवी की रीमेक बना रहे हैं। ओरिजिनल कहानियां जो हुआ करती थी अमिताभ बच्चन के जमाने में, विनोद खन्ना साहब के जमाने में, पिज्जा पैना हमारा करण धोनी और लावारिस और सराबी जैसी फिल्में बनती थी, और पूरा भारत का जितना भी सिनेमा हो, चाहे पंजाबी वाला हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे आपका साउथ का हो, बॉलीवुड को एक मतलब ऊपर लेवल पे देखता था और देखता था कि वहां से कुछ सीखता था। बॉलीवुड वालों के लोग नकल किया करते थे, लेकिन आज बॉलीवुड नकल कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जो नए लोग हैं, नए टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली मैं आपको एक बताऊं, साउथ की जितनी भी मूवीज हैं आप देखिए, आज क्या है, डिजिटल सिनेमा आ गया है, ये हमारे इतने सारे ऐप्स आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजन प्राइम आ गया, लेकिन साउथ वाले, मैं उनकी एक बात बोलूँगा, वो कभी भी अपने ग्राउंड्स को छोड़ते नहीं है और ना वो डिफ्लेक्ट होते हैं। साउथ की बहुत ही कम मूवीज है जो अमेजन प्राइम पे आती है, नेटफ्लिक्स पे आते हैं। दूसरी बात क्या, साउथ बहुत बड़ा है, वहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत है, एक प्रोड्यूसर्स नहीं है। इंडस्ट्री में हमारे जो नॉर्थ इंडस्ट्री है उसमें क्या गिने चुने प्रोड्यूसर, नाडियाड वाला है, करण जौहर है, सलमान खान है जो एक्टर है, वही प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, स्टोरीज है, लेकिन क्या है, यहाँ प्लेटफॉर्म डाइवर्ट हो गए हैं। आज नॉर्थ में इतने प्लेटफॉर्म, सोनी लिव आ गया है, अमेजन प्राइम आ गया, हॉटस्टार आ गया है और डिस्कवरी आ गया, इतने तो प्लेटफॉर्म आ गए, स्टोरीज है बहुत अच्छी। बात है कि आदमी उसको प्रॉफिट के हिसाब से देख रहा है। आज क्या है ना, आप वेब सीरीज देखेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरीज है, आप अमेजन प्राइम पे जाइए, एक से एक अच्छी स्टोरीज है, नेटफ्लिक्स पे भी बहुत अच्छी स्टोरीज है। बात है कि कोई भी चीज, इसीलिए तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह हैं, वो चल रही है, वहां पर स्टार नहीं मिलता, वह कहानी मिलती है। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में कहानियों का अभाव सिर्फ इसलिए है क्या कि कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जैसे आपने सलमान खान का जिक्र किया, आपने करण जौहर, यश चोपड़ा, नाडिया भट्ट का जिक्र किया, ये सारे के सारे लोग हैं जो कि सिर्फ स्टार किड्स को लेकर ही पिक्चर बना रहे हैं। इसमें आरुष जी हो सकते हैं क्या? आरुष में कोई कमी नहीं है, आरुष में टैलेंट है, आरुष अच्छे लग रहे हैं, आरुष की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आरुष को लेकर करण जौहर पिक्चर बना सकते हैं क्या? मुझे लगता है नहीं बना सकते हैं। करण जौहर का खुद का स्टेटमेंट है कि अगर मैं स्टार किड्स को लेकर के पिक्चर बनाता हूं तो इसमें दूसरों को क्या बुरा लग रहा है, मेरा पैसा मैं कहीं लगाऊं, किसी को कोई बुरा नहीं लग रहा। बुरा ये लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ हाथों में रह गई है। जी सर, मैंने आपको बताया ये तो फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, सीधी सी बात है, लोग इसको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आप बताइए, कार्तिक आर्यन पे पैसा नहीं लगाया है, करण जौहर लगाया, ऑब्वियसली आपको प्रूव करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स, नेता और अभिनेता का इनका जीवन बड़ा ही टफ है, इसमें आपको बहुत घिसना पड़ता है,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, आप भागोगे तो पीछे 10 खड़े होंगे, आप देख रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 आउट ऑफ 1000, मतलब ये मतलब इससे ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के लिए 1000 लोग खड़े हुए। जब मैं ऑडिशन देता था, मैं एक महीने में ऑलमोस्ट, आप मानेंगे नहीं, मैंने ऑलमोस्ट कितने ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ मैं। तो बॉलीवुड इज नॉट अबाउट कि आप गुड लुकिंग हो, ये होता तो बहुत ही बात अलग हो जाती है। हैंडसम लड़के खड़े हुए हैं, इतने सारे लड़के हैं हैंडसम। मुझसे मुंबई में किसी ने कहा कि बॉलीवुड में मुंबई की सड़कों पर सलमान खान से कहीं ज्यादा सुंदर लड़के हैं, लेकिन वो सलीम खान के लड़के नहीं है, इसलिए उनको काम नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, सलमान खान ने भी एक बार में बैक स्टेज किया है, बैक डांसर काम किया है। लोगों का क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं कि हर इंसान पर्सनल ले जाता है, ऐसा नहीं होता है। सलमान खान ने प्रूफ किया है, आप अपना टाइम तो दीजिए पहले, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। चलिए, आपने बॉलीवुड का बड़े अच्छे तरीके से बचाव किया है और हम इस पे बहुत सारी चर्चाएं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एपिसोड पर इसी पर केंद्रित हो जाएगा। बचाव नहीं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक लास्ट इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो पूरा इंडिया का एक सवाल है। सुशांत सिंह का केस हुआ जी, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, आपके जितने भी जवाब मैंने सुने उससे मतलब ठीक है, आपने कहा कि बॉलीवुड का बचाव नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा बचाव किया है। मैंने ये कहा बहुत अच्छा बचाव किया है। सुशांत सिंह वाले केस में आपको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक कह रही है, खास करके जो यूपी की पब्लिक कह रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की और एमपी की और जो बहुत सारे हिंदी भाषी जो लोग हैं, वहां के जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह के साथ गलत हुआ है और उनका कैरियर ऊपर चढ़ रहा था, कुछ लोगों को शायद वो रास नहीं आ रहा था और उनको वहां से हटाने का रास्ता कुछ लोगों ने बनाया। आपको क्या लग रहा है कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी? नहीं सर, देखिए क्या है ना, अप्स एंड डाउन्स तो हर फील्ड में है। आप पॉलिटिक्स उठा लीजिए, आज जो टॉप पे बैठा है उसको 10 लोग नीचे खींचने बैठे हुए। स्मार्टनेस तो वही है कि आप अपनी गद्दी पे कैसे टिके हुए हैं। अब आप बताइए, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए सडनली और आप डिप्रेस हो जाए और ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, अपने परिवार से दूर हो जाए, तो इसमें दूसरों की क्या गलती है? तो ये गलत है कि किसी ने ये किया वो किया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कोई भी लाइन उठा के देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज आप ही की लाइन देख लीजिए मीडिया, तो आप ही के कॉम्पिटिटर कितने सारे लोग होंगे, उनको पता है कि आज जैसे आज आप हैं, आप एक मुकाम पे बैठे हैं जहाँ भीड़ पड़े, आपके पीछे 10 लोग खड़े हुए आपकी जगह लेने के लिए। तो अब ऐसी कोई फील्ड है, ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ कॉम्पिटिटर नहीं हो। कॉम्पिटिटर तो होना नॉर्मल सी बात है। तो सुशांत, वाद विवाद हर जगह होते हैं, डिस्प्यूट हर जगह होते हैं। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी फील्ड है डिस्प्यूट नहीं होते? पिक्चरों को लेके आज मैं भी हूँ, मेरे भी वाद विवाद होते हैं डायरेक्टर से कि मैं ये नहीं करूँगा, वो बुरा मान जाते हैं, कहते नहीं आप बजट, आपका बजट हम इतना देंगे, मैं कुछ प्रोजेक्ट में मेरे को हटा दिया गया। तो ये तो चलता रहता है सर, इंडस्ट्री है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपना वीक पॉइंट लेके आप ड्रग्स लेना स्टार्ट। एक फिल्म आती है मिशन कश्मीर, वो द कश्मीर फाइल जी, और उसको पूरा इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो एक नई कहानी तो नहीं कह सकते क्योंकि सबको पता था कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, लेकिन उसको दिखाया जिस तरीके से उन्होंने है, उसके बाद में एक बहस चल गई कि हम अगर भारत के अपनी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी समस्याएं हैं, अगर हम उनको भी फोकस करके पिक्चर बनाएं तो लोग उसको भी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड क्या अब लग रहा है कि इससे कुछ बदलेगा, कुछ रियलिटी पर कुछ पिक्चरें बनेगी? सर ये तो पर्सनल डिसीजन होता है। जैसे आज मैं हूँ, मैं एज अ प्रोड्यूसर भी काम करने लगा, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस हो गया। अब मुझे किस कंटेंट को लेना है, किस कंटेंट को उठाना है। सी इंडस्ट्री कोई वैसे नहीं है कि कोई एक मीटिंग होती है प्रोजेक्ट लेने के लिए, या कोई कॉन्फ्रेंस रूम है बॉलीवुड का स्पेसिफिक कि जहाँ पे ना पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर मैं ये बना रहा हूँ, फिर ये जाके एक नेशनल इशू बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा है बहुत इजी है, वो डायरेक्टर हायर करेगा, वो कोई कंटेंट लेगा ना, आपको उस कंटेंट के लिए कोई अप्रूवल लेना है। हाँ, उसको पास कराने के लिए आपको सेंसर बोर्ड की जरूरत पड़ती है अगर उसमें कोई बोर्ड सीन है। तो वो जब पिक्चर बनती है तो डायरेक्टर को भी नहीं पता होता कि हिट हो जाएगी। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो पे, कपिल पे काफ़ी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने मना कर दिया अपने शो पे आने के लिए और प्रमोशन नहीं दिया। तो मैं आपको वही चीज़, वो एक बिजनेस की बात है, सिंपल सी बात है। उनको स्टार कास्ट छोटी लगी, उनको नहीं पता था मूवी इतनी बड़ी हो जाएगी। आपको नहीं पता होता कि कब कौन सी चीज हिट हो जाएगी। पद्मावती का कभी किसी को पता नहीं था कि वो उस पे ना करनी से ना आ जाएगी। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने कहा कि उनको लगा कि स्टार कास्ट छोटी है, ठीक है, और यही उनका कहना था कि आपको नहीं पता कि कौन बड़ा हो सकता है। मतलब आप जिसको इग्नोर कर रहे हैं वो एक बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे कहानी के लेकर के भी कोई कलाकार सर कपिल शर्मा शो पे इतनी कपिल शर्मा सोनी टीवी के कॉमेडी नाइट जो कार्यक्रम आता था उसमें जब उन्होंने शुरुआत की थी एज ए कॉमेडियन, तो सोनी ने भी उनको मौका दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब शो बनाया, सबसे पहला शो जब उन्होंने बनाया तो धर्मेंद्र को लेकर के वो धर्मेंद्र के पास गए, क्योंकि वो पंजाब के थे।
धर्मेंद्र को उन्होंने अप्रोच किया, धर्मेंद्र भी कह रहा था कि कपिल शर्मा नए हैं, मैं नहीं आना चाहता, मुझे तुम पे क्या विश्वास है। तो विश्वास तो जगाना पड़ता है, विश्वास तो देखना पड़ता है, तभी तो कोई चीज निकल कर के बाहर आता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, रिजेक्शन दुनिया से, इंडस्ट्री का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने रिजेक्शंस नहीं फेस किए। मैंने किए, शाहरुख खान ने किए। अब वो पता है बोनी कपूर और शाहरुख खान का एक टाइम था जब शाहरुख खान बोनी कपूर जी की आज बनती नहीं है किसी कारणवश, जब एक टेक के लिए शाहरुख खान टेक नहीं ले पाया, उनके पॉकेट में पैसे डाल दिए थे उन्होंने, तो भाई नहीं कर पाएगा तो निकल यहाँ से। तो एक दौर ऐसा था, तो यही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सारी चीज़ें। रिजेक्शन से ही मुंबई में रिजेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, क्रिटिक्स होना बहुत अच्छी बात है, इससे आप मजबूत होते हैं। अच्छा मजबूत होते हो आपने। मैंने एक महीने में 150 फेलियर देख लिए, अब मुझे डर ही नहीं है। अगर मुझे रिजेक्शन से डर ही नहीं है तो फिर मेरे को कौन से डरा सकता है? डरता तो वो इंसान है कि जिसने रिजेक्शंस देखे नहीं, एकदम से सडनली कोई दिक्कत आ जाए, वो घबरा जाए, शेक करना स्टार्ट कर दिया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बॉलीवुड के ऊपर बहुत सारे हमारे सवाल थे और ये सवाल हमारे दर्शकों के थे। आज आरुष जी ने जिसने अच्छे तरीके से उनको डिफेंस किया और बहुत अच्छे तरीके से उनको बताया है। आज अब हम जो इनकी जो बात करेंगे कि जो आरुष हैं इन्होंने कैसे शुरुआत की थी। तो आप ग्वालियर से जब मुंबई गए थे तो किसी के बुलाने पर गए थे या घर से परमिशन लेकर के गए थे या कैसे गए थे, मतलब वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आरुष का सफर कैसा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है, मॉडल बनना है। मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ना पहले ऑब्सेशन से स्टार्ट होती है, फिर वो बाद में पैशन बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जिम में जाते हैं, आप जैसे जिम में जाते हैं, आप एक बॉडी बिल्डर को टारगेट करते हैं, उसकी सबसे अच्छी बॉडी होती है, आप कहते हो यार मुझे वैसी बॉडी चाहिए, ठीक है। आप उसकी हार्डवर्क को टारगेट नहीं करते, वो हुआ आपका ऑब्सेशन। किसी को आपने देखा और आपके दिल के अंदर एक चाहत जागी और आपने कहा यार मैं बॉडी बनाऊँ, आप गए, आपने बॉडी बनाना स्टार्ट किया। आप जिम के बाहर निकले, आपके आसपास के लोग बोलेंगे यार तेरे अंदर चेंजेस दिख रहे हैं यार, तो आप कहोगे यार लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें। फिर आप वो कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए वो चीज़ करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे वो आपके शेड्यूल में आ जाती है, वो आपका पैशन बन जाता है। मेरे साथ भी मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही। एक ब्रांड था डेनिसन, यहाँ का ब्रांड है ग्वालियर के, अश्वनी सेठ उनके वो है, उस टाइम जीवाजी क्लब के वो आई थिंक सेक्रेटरी थे उनके डैड। सो ही अप्रोच्ड मी ग्वालियर में एंड उन्होंने मेरे को बताया कि यार मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है एंड आई वांटेड टू वर्क विथ यू एंड विल यू बी माय मॉडल। तो मैंने कहा ओके फाइन। तो मैंने उनके साथ काम किया। जब उनकी क्लोथिंग ब्रांड स्नैपडील या मिंत्रा पे जब आए तो मुझे अच्छा लगा। दो बहुत छोटी सी चीज़ है, जब मैं आज मैं उस चीज़ के लिए देखता हूँ, बट मैं वो मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी थी। लोगों ने देखा, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे कि अरे स्नैपडील पे आ गया, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, वहाँ से वो मेरे अंदर दिमाग में हिट हुआ। कब की बात थी ये? 2015 की बात है, 2015 की बात है, 2014-15 की बात है। तो मैं अपना कॉलेज में आया था, मैं उस टाइम कॉलेज में था एमआईटी में। तो मुझे लगा, वहाँ से मेरे दिमाग में हिट हुआ कि यार ये अच्छी चीज़ है। फिर मैंने उनके साथ और काम किया उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में फिर मैंने अपनी रैंप मॉडलिंग स्टार्ट करी, मिस्टर फ्रेशर नाम है वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर बना अपने एमआईटी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से करना स्टार्ट किया। फिर मुझे बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ आया, मैंने बॉडी बिल्डिंग करी। सो एक कॉन्टेस्ट था पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया। सो मेरे पास, मैंने उसका ऐड देखा और मैंने अपने एक ट्रेनर को हायर किया, मिस्टर राजीव साहू सर, जो कि अभी ग्वालियर में सबसे बेस्ट ट्रेनर है एंड बहुत ही लोगों की उन्होंने बॉडी बनवाई है एंड मेरे आज तक मैंने उनको छोड़ा नहीं, मेरे कंसिस्टेंट ट्रेनर है। मेरे को मुंबई में कभी भी कोई ऐसे फिजिक ट्रांसफॉर्म करनी हो तो मैं आज भी सर के पास आता हूँ, सर के पास, ताकि उनको लगे कि मैं भूला नहीं हूँ। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, तो मैंने सर के पास गया, मैंने उनको ढूंढा, मैंने कहा सर मुझे फिजिक अपनी डेवलप करनी है। सर ने मेरी फिजिक, तो 2016 में मैं दिल्ली में मैंने अपना दिल्ली से ऑडिशन दिया, वहाँ पर मैं रिजेक्ट हुआ एंड काफ़ी थोड़ा सा मुझे डिप्रेसिंग फील हुआ। तो मैं दिल्ली के बाद फिर मैंने एक साल फिर से ट्राई किया पीटर इंग्लैंड के लिए। इस बार मैंने सिटी चेंज करी, मैंने कहा मुंबई से जाकर दूँगा। मैंने फिर मुंबई से जाके दिया वहाँ पे एंड मैं वहाँ पे टॉप 24 में आया। टॉप 24 में मिस पीटर इंग्लैंड, मिस्टर इंडिया टाइम्स ग्रुप का सबसे बड़ा होता है वहाँ पे। सो वहाँ पे जो मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरी फिजिक बहुत अच्छी थी, नो डाउट मेरी फिजिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी एंड किसी एक्चुअली क्या बॉडी बिल्डिंग, सॉरी मिस्टर इंडिया इज नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ग्रूमिंग होती है, आपका सेल्फ टेस्ट होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, आपको वहाँ से निकलना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और पेजेंट पे पार्ट लिया, स्टार लाइफ मिस्टर इंडिया। मैं वहाँ पर लकीली आई टर्न आउट टू बी अ विनर। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है एंड मुंबई गया मैं। मुंबई जाने के बाद मेरे एक फ्रेंड है जो कि टीवी सीरियल्स में काम करते थे, सो ही शेयर फ्यू कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट शेयर किए।
उस टाइम मेरी फिजिक बहुत अमेजिंग थी, तो 200-250 कॉन्टैक्ट्स को मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया एंड सडनली मेरे पास मैसेज पॉप आउट होना स्टार्ट हो गए, लोगों ने मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया स्टूडियोज़ में। उसी दौरान मुझे एक आई केम इन टच विद द कोऑर्डिनेटर, अमन नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे सुपर 30 के लिए बुलाया। उस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं ऋतिक के कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया है। अनुराग कश्यप का प्रोडक्शन था एंड उस टाइम अनुराग कश्यप विकास बहन का कोलैबोरेशन था सुपर 30 के लिए, जुहू में उनका ऑफिस है जी। मैं वहाँ पे गया एंड उन्होंने मेरा 3 या 4 घंटे मेकओवर किया, पूरा मुझे काला किया, वो भिखारी वाला थोड़ा सा मेरे को मेकओवर किया, बाल वेग लगी। मुझे उस टाइम बताया नहीं कि मैं ऋतिक के लिए कास्ट कर रहा है मेरे को। सो 3 या 4 घंटे हो गए, मुझे कपड़े पहनाते गए, फटे चप्पलें, कोल्हापुरी चप्पलें, जो बिल्कुल आनंद कुमार का जो लुक था एग्जैक्टली। वहाँ से मैं जब मुझे बताया कि ऋतिक का कैरेक्टर है, तो सुपर 30 जो पिक्चर आई थी जी, तो उसमें जो ऋतिक का जो कैरेक्टर था, जो वो आपने उसमें मतलब काम किया? वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो मेरा बॉडी डबल था। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ बॉडी डबल। अच्छा। क्योंकि लॉबी नहीं थी मेरे पास, कोई जैक नहीं था मुझे, उसमें मतलब आपका चेहरा नहीं है? चेहरा जहाँ ऋतिक है वहाँ मैं ना भी नहीं है, क्योंकि मेरी फिजिक और हाँ जो ऋतिक के सीन्स हैं वो मेरे हैं, क्योंकि मुझे मेरी जो सिमेट्री थी एग्जैक्टली फेस की वो ऋतिक से मैच करती है। आई वाज वेरी हैप्पी जी। मेरे लाइफ में मैंने एडमायर केवल एक इंसान को किया है, इंडिया से ऋतिक को और फॉरेन से डेविड बैकहम को किया है मैंने, और हेनरी कैविल जो कि हॉलीवुड स्टार्स हैं। तो जब वो पर्दे के पीछे पर्दे पे आ रहे थे आप, लेकिन चेहरा नहीं आ रहा था, वो जो आपका काम था, तो आपको कहीं मन में ऐसा आ रहा था कि यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, चेहरा किसी और का? सर एक्चुअली क्या होता है, आपको ना मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जब आप कोई बड़ी चीज़ टारगेट करते हैं ना, अनकंडीशनल होकर आप काम करें। एक एक्टर जो होता है ना, मैं एक एक्टर की परिभाषा दूँ, एक एक्टर को केवल अपनी एक्टिंग से मतलब होना चाहिए। मैं सड़क पे कर रहा हूँ, बंद कमरे में कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी को एंटरटेन करना है, हर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, तो मेरे लिए वो जीरो बड़े, मेरे लिए ऋतिक के साथ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। वो डबल करने के बाद जब ऋतिक आपकी एक्टिंग को देख रहे होंगे, अनुराग कश्यप वगैरह जो आपके डायरेक्टर वगैरह जो आपकी एक्टिंग देख रहे होंगे, किसने आपको सबसे ज्यादा सराहा, किसने आपको कुछ बोला? नहीं ऐसा कुछ ऐसा ही बता दिया, बट मुझे ये था कि मैं पहली टेक में शॉट दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा हेजिटेशन हुआ सेट पर जाके, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं पहले टेक में ही शॉट दे रहा हूँ, जो मुझे बता रहे थे। नर्वसनेस होती है ऑब्वियसली, आप सीधे से बड़े सेट पे एक बार में चले जाओ और आपको कोई बोले, क्योंकि क्या होता है कि 100-150 लोग होते हैं सेट पे, और क्या होता है जब आप जूनियर आर्टिस्ट होते हैं तो आपकी इतनी वैल्यू होती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। वो हर चीज़ आपसे जल्दी जल्दी मांगेंगे, आप नहीं दे पाओगे, सो इंसल्ट भी होती है, तो वो सारी चीज़ें एक पार्ट है। मैं वही लोगों से बोलता हूँ कि आप अपना इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आप अपना ईगो साइड में करके जाइए। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी ये क्यों उठे हैं? ये वेरी हम्बल, मैं मानता हूँ जमीन से उठे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जरा सा रोल किया था जी, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ही इंस्पायर्ड हूँ। 45 साल का स्ट्रगल है उनका जी, कोई कर नहीं सकता इतना स्ट्रगल। आज वो जिस पॉइंट पे बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सोना आग में तबकर ही गुजरता है। जी बिल्कुल जी। मैं बॉडी डबल कर रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ उनसे, मैंने उनकी एनर्जी महसूस करी, और मुझे तो आरुष जी ये बताइए कि जब आपको रोल मिला जिसमें आपका चेहरा नहीं था, लेकिन आप भरपूर मेहनत कर रहे थे और आप अपने लगन से काम कर रहे थे, उसके बाद वो कौन सा सीन था, वो कौन सी फिल्म थी, वो कौन सा एल्बम था, वो कौन सी वेब सीरीज थी, टीवी सीरियल था, जिसमें पहली बार आपका चेहरा आया हो और आपको लगा हो कि हाँ यार अब मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ कि मैं पहली बार अपने चेहरे को टीवी पर देख रहा हूँ, लोग मेरे चेहरे को टीवी पर देख रहे हैं, मैं डबल नहीं कर रहा हूँ, मेरा चेहरा ही टीवी पर देख रहा है, वो पहला कौन सा सीन? तो ये अगर जो सबसे ज्यादा मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस मुझे मिला है वो है पवित्र रिश्ता, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे एंड सहीद शेख आकर, उसमें मैंने नेगेटिव लीड प्ले किया है, और उसमें मेरी स्क्रीन स्पेस बहुत रहा है, विजिबिलिटी बहुत रही है, और क्योंकि नंदिता मैम थी उसमें, अंकिता लोखंडे थी, वो परिवार था एक तरीके से। जब मैं सेट पे मिला, उसमें आपका रोल क्या था? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, अजीत का एक कैरेक्टर प्ले किया है मैंने, पुराना गजब पवित्र रिश्ता देखेंगे उसमें अजीत का, तो अंकिता लोखंडे की भाभी जो है उनका भाई बना था। कितने एपिसोड आप पर फिल्माए गए? ऑलमोस्ट एपिसोड तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 15 या 20 सीन है मेरे ऑलमोस्ट अभी तक, 18 सीन्स है सॉरी, जो कि अच्छे सीन्स हैं, विजिबिलिटी बहुत है। अभी मेरा इंटरव्यू भी लिया गया ऑल्ट बालाजी ने, और मेरे बहुत इंटरव्यू चले हैं अभी उसी चीज़ के लिए, और काफ़ी अच्छा मैंने किया है ऐसा मुझे लोगों से। तो आरुष के साथ में हमारी मुलाकात अभी जारी है और हमारा संवाद अभी चल रहा है। एक ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से बात करेंगे।